हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक सेकेंड सेमेस्टर मिड टर्म एग्जाम सॉल्यूशंस 2023 ज्योतिर्विज्ञान से ग्रहोपचार पद्धति में है। इसके मिड टर्म पेपर में 1 घंटे का 25 नंबर का पेपर होता है। इसमें दो खंड होते हैं, वर्ग आ और वर्ग बा। दोनों में दो दो क्वेश्चन होते हैं, पर आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चन करना होता है। अब चलिए देखते हैं इनके खंडों में कौन कौन से क्वेश्चन है। वर्ग आ में प्रश्न एक है, सूर्य तथा मंगल ग्रह की अभिवृद्धि करने हेतु कौन से रत्न उपरत्न और धातु धारण करनी चाहिए। वर्ग आ में ही दूसरा क्वेश्चन है, बुध तथा शनि के दुष्प्रभावों की शांति हेतु किए जाने वाले मांत्रिक उपचारों का उल्लेख कीजिए। वर्ग बा में है प्रश्न तीन, किन्हीं दो ग्रहों के उपचार हेतु यंत्रों का सचित्र वर्णन करिए। प्रश्न चार है, लाल किताब के अनुसार बृहस्पति के उपचार पर प्रकाश डालिए। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ज्योतिष में उपाय के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक लाल किताब भी है। कुंडली के तरीके से होते हैं, मांत्रिक उपचार के जरिए होते हैं, यंत्र के जरिए होते हैं, नगों के जरिए होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये चौथे क्वेश्चन में स्पेशली आपको लाल किताब के उपाय बता। चलिए अब पहला प्रश्न करते हैं, सूर्य तथा मंगल ग्रह की अभिवृद्धि करने हेतु कौन से रत्न उपरत्न और धातु धारण करनी चाहिए। अभिवृद्धि का मतलब है आपका सूर्य या मंगल कमजोर है। कमजोर कैसे हो सकता है? शत्रु राशि में जाके नीच का होके या राहु केतु से पीड़ित होके। तो अब जब कमजोर है तो उसको अभिवृद्धि, उसकी वृद्धि कैसे करें? तो उसके लिए रत्नों का उपचार है, उपरत्नों का उपचार है, धातुओं का उपचार है। तो चलिए देखते हैं। सूर्य के लिए, जब सूर्य लग्न चंद्र या नवमांश कुंडली में पीड़ित हो अर्थात नीच का हो, या शत्रु राशि में हो, या 6, 8, 12 भाव में हो, या राहु केतु एक्सिस पर हो, तो सूर्य का शुभ फल पाने के लिए माणिक्य रत्न अर्थात रूबी पहने। इसके स्थान पर उपरत्न तांबड़ा रतुबा माणिक स्टार लाडली या लाल हकीक भी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। माणिक्य रत्न रविवार को सूर्य की होरा में कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा साढ़ा नक्षत्रों रवि पुष्य योग में सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वाकर तथा सूर्य के बीज मंत्रों द्वारा अंगूठी अभिमंत्रित करके अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए, रिंग फिंगर में। इसका वजन 3, 5 अथवा 9 रत्ती, जिसे हम कैरेट के कहते हैं, के क्रम से होना चाहिए। और इसका फार्मूला है, प्रति 10 किलोग्राम के लिए 1 कैरेट। 60 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 6 कैरेट। अब सूर्य का बीज मंत्र क्या है, जिस मंत्र से इसको अभिमंत्रित करते हैं, वो है ओम ह्राम ह्रीम हौ सः सूर्याय नमः। धारण करने के पश्चात गायत्री मंत्र की 3 माला का पाठ करें। हवन एवं सूर्य भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करना तथा ताम्र बर्तन, कनक, नारियल, मानक, गुड़, लाल वस्त्र, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब मंगल ग्रह कमजोर होने पर क्या उपाय करें? तो जब मंगल लग्न चंद्र या नवमांश कुंडली में पीड़ित हो अर्थात नीच का हो, या शत्रु राशि में हो, या 6, 8, 12 भाव में हो, या राहु केतु एक्सिस पर हो, तो मंगल का सुफल पाने के लिए मूंगा रत्न अर्थात कोरल पहने। इसके स्थान पर उपरत्न तांबड़ा रतुबा या लाल हकीक भी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रातः मंगल की होरा में मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र में सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर भौम का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौं सह भौमाय नमः अभिमंत्रित करके अनामिका उंगली में 6, 8, 10 या 12 रत्ती के वजन में धारण करना कल्याणकर होता है। धारणोपरांत मंगल स्तोत्र एवं मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। अब बुध ग्रह, बुध तथा शनि के दुष्प्रभावों को शांति हेतु किए जाने वाले मांत्रिक उपचारों का उल्लेख करना है इस प्रश्न में। मांत्रिक उपचार, तो देखिए ये उपचार का अगला तरीका है। तो बुध से संबंधित विविध मांत्रिक उपचार क्या हैं? बुध अर्थात सौम्य, बुध ग्रह को सौम्या भी कहते हैं। तो बुध अर्थात सौम्य ग्रह व्यापार, वित्त एवं वाणी का कारक देवता है।
जब ये पीड़ित होता है तो व्यापार में हानि कराता है, वित्त का नुकसान कराता है, और वाणी भी आपकी खराब हो जाती है, जिससे कि आपके संबंध खराब होने लगते हैं, आपका व्यापार भी खराब होने लगता है। तो इन सब मुसीबतों से बचने के लिए, क्योंकि यह ग्रहों में कुमार है, यह त्रिदोष युक्त होता है और भूतत्व प्रधान है, इसकी निर्बलता मनुष्य में वात पित्त कफ संबंधी रोग, मनोविकार, वात विकार, तंत्रिका संबंधी रोग आदि को जन्म देता है। इसकी उपासना हेतु अनेक मंत्र एवं स्तोत्र विविध निगमों एवं आगमों में वर्णित हैं। बुद्ध की प्रसन्नता के लिए ओम बुद्धाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। जप हेतु रुद्राक्ष अथवा श्वेत चंदन की माला का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध का बीज मंत्र क्या है? ओम बुद्धाय नमः। तांत्रिक मंत्र क्या है? ओम ब्राह्म ब्रीम रोषा बुद्धाय नमः। ओम एम श्री श्री बुद्धाय नमः। और इनकी जप संख्या 9000 बार। इनमें से कोई भी मंत्र उपयोग में आप ला सकते हैं। और बुद्ध का गायत्री मंत्र, जैसे सूर्य का गायत्री मंत्र है उसे उसी तरह से बुद्ध का गायत्री मंत्र है ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो बुद्धा प्रचोदयात्। ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्धा प्रचोदयात्। अब इनकी पूजा कैसे की जाती है? बुध शांति है तो ओम नारायण नमः तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। बुध यदि नीचे या शत्रु राशि में होकर लग्न से षष्ठ, अष्टम या द्वादश में पाप युक्त हो तो बुधवार का व्रत करना चाहिए अथवा चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। देखिए, चतुर्थी का संबंध बुध से है, क्योंकि गणेश जी उसके लॉर्ड हैं चतुर्थी के और बुधवार की, इसलिए बुधवार का व्रत करना चाहिए अथवा चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश जी खुश होंगे तो बुध अपने आप मजबूत हो जाएगा। शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से या जिस दिन विशाखा नक्षत्र भी हो उस बुधवार से व्रत का प्रारंभ करें। व्रत रखने की न्यूनतम अवधि 21 बुधवार और अधिकतम 45 बुधवार है। व्रत के दिन स्नान के उपरांत हरे वस्त्र धारण करें एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत वाले दिन भोजन में नमक रहित घी और चीनी से बने पदार्थ जैसे मूंग की दाल का हलवा, मूंग की मीठी पंजीरी, मूंग के लड्डू का स्वयं सेवन करें एवं दान करें। देखिए, हरा रंग, क्योंकि बुध का रंग हरा है, बुध को हरा रंग पसंद है, इसलिए हरे रंग की चीजें उस दिन बनानी चाहिए, हरे वस्त्र पहनने चाहिए। व्रत के अंतिम दिन हवन आदि करके किसी भिखारी को मूंग के बने पदार्थ खिलाकर हरा वस्त्र, मूंग और फल दान में दें। गाय को हरी घास डालें। बुध ग्रह की शांति के लिए बुधवार के साथ साथ यदि अमावस्या का भी व्रत करें तो विशेष लाभ होता है। प्रातः सायं गणपति के दर्शन करें। बुध ग्रह जी के निमित्त पन्ना की माला से जाप करने पर विशिष्ट लाभ मिलता है, क्योंकि पन्ना का रंग हरा होता है और वह बुध का रत्न है। उपवास करने के पश्चात दान के रूप में साबुत हरी मूंग, हरे वस्त्र, फल फूल, पीतल के बर्तन इत्यादि का दान करना चाहिए। विष्णु जी, गणेश जी एवं मां दुर्गा जी की उपासना बुध ग्रह दोष निवारण एवं शुभ फल प्राप्त करने के लिए विशेष वंदनीय कही गई हैं। जब बुध अनिष्टकारी हो तो दुर्गा जी का पूजन करने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से तथा दुर्गा जी पर अंकुरित हरा मूंग चढ़ाने से कष्ट दूर होते हैं। विष्णु जी की प्रतिमा पर हरा केला तथा हरा फल चढ़ाने से भी कष्टों का शमन होता है। अब हम पढ़ेंगे शनि से संबंधित विविध मांत्रिक उपचार, क्योंकि इसी प्रश्न में दूसरा ग्रह शनि था। तो शनि दुख का कारक है। यह सेवा का भाव रखने के कारण ग्रहों में सेवक है। इसकी शनैः शनैः गति इसके वृद्धत्व की ओर संकेत करती है। इसी कारण इसे मंदा भी कहा जाता है। इसकी दृष्टि या युति कार्यों में विलंब करती है और दीर्घकालिक रोगों को जन्म देती है। यह वात दोष से युक्त वायु तत्व प्रधान ग्रह है। इसकी निर्बलता मनुष्य में प्रायः वात संबंधी रोग उत्पन्न करती है। स्नायु संबंधी विकार एवं प्रायः सभी प्रकार के वात रोग को शनि जन्म देता है। इसकी उपासना हेतु अनेक मंत्र एवं स्तोत्र विविध निगमों एवं आगमों में वर्णित हैं। शनि की प्रसन्नता के लिए ओम शनैश्चराय नमः
का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। जप हेतु रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके मंत्रों का जाप करना चाहिए। पश्चिम दिशा क्यों? क्योंकि शनि की दिशा पश्चिम है। जिनका शनि मजबूत होता है और उनकी यदि विदेश यात्रा की रेखा बनी है हाथ में, तो वो पाश्चात्य देशों का सफर करेंगे, पाश्चात्य देशों में बस सकते हैं। मंत्रानुष्ठान शनिवार को ही पूर्ण होना चाहिए। तत्पश्चात काली वस्तुओं का दान करना चाहिए और हवन करना चाहिए। हवन में शमी की समिधा, जो सामग्री मंत्र पढ़ते हुए अग्नि को समर्पित की जाती है, उसे हम समिधा कहते हैं। एवं देसी घी की आहुति से मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र जप हेतु शमी अथवा रुद्राक्ष की माला उत्तम होती है। अब शनि जी के जो मंत्र हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इनको आप जप कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौं शाह शनैश्चराय नमः। जप संख्या 23,000। अब बीज मंत्र वो मंत्र होता है जिससे सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो यदि आप बीज मंत्र की आदत डाल लेते हैं तो बाकी के सारे मंत्र अपने आप ही हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप बीज मंत्र से शुरुआत करें। बीज का मतलब ही है कि बाकी के मंत्र जो शनि के हैं वो इसी मंत्र से निकले हैं। बाकी तांत्रिक मंत्र होते हैं, कहते हैं ना, तत्काल सिद्धि के लिए, लेकिन इनकी जप संख्या बहुत करनी पड़ती है। तत्काल सिद्धि के लिए लगातार बिना रुके 23,000 बार, तब ओम प्राम प्रीम प्रौं शाह शनैश्चराय नमः सिद्ध हो जाता है। बीज मंत्र को आप कभी भी उपयुक्त दिन हो तो आप जप कर सकते हैं। उपासना, शनि की उपासना कैसे की जाती है? शनि देव की उपासना में काले रंग की वस्तुएं प्रयुक्त होती हैं, जैसे लोहा, उड़द, सरसों तेल, काला वस्त्र, साबुत जामुन, काले कंबल का आसन, काले चने, काली गाय एवं नीलम। नीलम एक रत्न है जो कि शनि का रत्न है। शनिदेव की शांति के लिए यदि व्रत रखना हो तो शुक्ल पक्ष के शनिवार से, विशेष रूप से श्रावण मास के शनिवार से प्रारंभ करें। कम से कम 19 व्रत और अधिकतम 51 व्रत करने का विधान है। व्रत के दिन स्नान करने के पश्चात काले वस्त्र धारण करके शनि मंत्र की 3 या 19 माला का जप करें। यदि संभव हो तो लोहे की बनी प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा के उनका पूजन करें। शनिवार को उपवास रखकर सोम दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य नमक एवं मसाले रहित रहित बोल रहे हैं, उड़द की दाल की पंजीरी और खिचड़ी का भोजन करना चाहिए। देखिए इनका फेवरेट रंग क्या है? काला, इसलिए उड़द की दाल। बुध के केस में हमने हरे रंग को बताया। तो इसमें उड़द की दाल की पंजीरी और खिचड़ी का भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात अन्न जल ग्रहण करना वर्जित है, अर्थात सूर्य के डूबने के बाद आप अन्न जल मत ग्रहण करें, उसके पहले ही ये कर लें। अंतिम व्रति को हवन पूर्णाहुति के पश्चात शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि संबंधित वस्तुओं को किसी वृद्ध व्यक्ति को या वृद्ध सेवक को दान में दें, क्योंकि शनि वृद्ध है और वो सेवा कार्य से खुश होते हैं। तो किसी सेवक को दान दे जिससे कि वो खुश हो जाए, वही तो शनि है। अब आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ जो तीसरा 2023 का क्वेश्चन था वो क्या है? किन्हीं दो ग्रहों के उपचार हेतु यंत्रों का सचित्र वर्णन करना है। देखिए अब यहाँ पे ग्रहोपचार का कौन सा मेथड है? यंत्र के जरिए। तो देखिए आपके पूरे प्रश्न पत्र में हर प्रश्न में अलग अलग विधियों से उपचार पूछा जा रहा है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र का मतलब यह है कि आपको सभी उपचार आने चाहिए। तो अब किन्हीं दो ग्रह, एक सुविधा आपको दे दी गई, किन्हीं दो ग्रहों का उपचार हेतु यंत्रों का सचित्र वर्णन करना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यंत्र होते क्या है? यंत्र एक स्वर्गीय ज्यामिति है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। यंत्र एक गणितीय मशीन है जो प्रतिनिधित्व करता है ईश्वरीय ऊर्जा का। गणितीय क्यों बोला? क्योंकि एक 3x3 के वर्गाकार मेटल अर्थात धातु में अंक लिखे होते हैं हर खाने में। इसीलिए क्योंकि वो अंकों से बनी एक मशीन है, एक यंत्र है, इसीलिए गणितीय मशीन कह रहे हैं।
और जो, क्योंकि गणित हमेशा शुद्ध रिजल्ट देती है, शुद्ध आंसर देती है, तो आपको फल भी सर्वथा एकदम शुद्ध मिलेगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। जैसे कि अगर आप प्राकृतिक रूप से बने हुए नग को पहनते हैं, जेमस्टोन को, तो क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से बना है तो उसमें कोई अशुद्धि हो सकती है और उसका भी प्रभाव आप पे आएगा। पर एक यंत्र, एक मशीन है, वो भी गणित से चलने वाली, इसलिए आपको 100% शुद्ध रिजल्ट देगी। जिस भी ग्रह का बना है वो ग्रह की शांति कराएगा और उसका शुभ फल देगा। यंत्र एक बहुत ही सटीक इलाज है। तो यंत्र एक गणितीय मशीन है जो प्रतिनिधित्व करता है ईश्वरीय ऊर्जा का। यंत्रों का उपयोग ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय नियमों के पवित्र ज्ञान को अंकों में कोड करना है। कोड करना वर्ड बता रहा है कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे आजकल चल रहा है, वैसा ही प्राचीन काल में हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने अंकों के जरिए कोडिंग कर दी थी ग्रहों की। तो हर ग्रह का कोड अलग है और वही अंक आपके इस 3x3 के चौकोर यंत्र में अंकित होते हैं। विभिन्न देवताओं, ग्रहों और चक्रों के ऊर्जा पहलुओं का प्रतिनिधित्व करना मंदिर के निर्माण के लिए ब्लू प्रिंट के रूप में किया जाता है। अर्थात ये अंक विभिन्न ग्रहों और उनके ऊर्जा चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए इसका उपयोग मंदिरों के निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में किया जाता था। ब्लूप्रिंट के मतलब इस मंदिर का निर्माण इन देवता के लिए करना है, ये देवता इस ग्रह के लॉर्ड हैं, इसके मतलब इसमें इस तरह के अंकों के अनुसार उस मंदिर का ज्यामिति होना चाहिए। बाद में कुछ यंत्रों का उपयोग धन को आकर्षित करने, दुश्मनों से सुरक्षा करने, प्रेम पाने के लिए ताबीज के रूप में किया जाने लगा। बाद में इसका छोटे कामों में भी उपयोग होने लगा। शुरुआत में इसका उद्देश्य बहुत ही बड़ा था, मंदिरों के निर्माण के लिए, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए किया जाता था। बाद में लोग पर्सनल इसको यूज करने लगे, ताबीज में अंकों का एक चौकोर बना के उसको ताबूत में मोड़ के डाल दिया और पहन लिया गले में। आमतौर पर यंत्र ज्यामितीय आकृतियों से बने होते हैं और या तो बहुत सरल हो सकते हैं, जैसे कि एक क्रॉस, एक त्रिकोण, एक वृत्त आदि, या फिर काफी जटिल और विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों, अंकों, बिंदु और एक प्रासंगिक मंत्र से मिलकर बने होते हैं। तो यंत्र आपने देखा होगा बहुत तरीके के होते हैं, त्रिकोण में भी आते हैं, चौकोर में भी आते हैं, 2x2 के भी आते हैं, 3x3 के भी आते हैं, 4x4, 4x4 मतलब 16 खाने का, 3x3 मतलब 9 खाने का, 2x2, 2×2 4 खाने का। तो इस तरह के यंत्र बहुत, और कुछ यंत्र तो सिर्फ बीच में सिर्फ एक मंत्र लिखा होता है, तो उसे हम प्रासंगिक मंत्र बोलते हैं, इससे मिलकर बने होते हैं। अब कई यंत्र 4 द्वारों वाले एक वर्ग या भूपूर जैसे होते हैं। ज्यादातर हम लोग जो ग्रहों के यंत्र देखते हैं तो उसमें 4 द्वार वाले चौकोर होते हैं ना, तो वो जो चौकोर कॉर्नर्स हैं वो भूपूर या द्वार हैं। तो कई यंत्र 4 द्वारों वाले एक वर्ग या भूपूर जैसे होते हैं। यंत्र वर्ग भौतिकी संसार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि द्वार यंत्र के अंदर पहुंचने के बिंदु है। यंत्र का वर्ग भौतिक संसार है, द्वार यंत्र के अंदर पहुंचने के बिंदु हैं, द्वार हैं। यंत्र के अंदर की ज्यामितीय आकृतियां तथा अंक एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे ईश्वरीय ऊर्जा हम तक पहुंचती है। अब देखिए, ईश्वर से वो ऊर्जा लेता है, यंत्र के केंद्र में पहुंचती है और उन द्वारों के जरिए भौतिक संसार में अर्थात आपको प्राप्त होती है। मंदिरों की दीवार में इसे चित्रित किया जाता है या इसे चांदी या तांबे के छोटे वर्गों पर उकेरा जाता है और ताबीज या कवच के अंदर रखकर पहना जाता है। नवग्रह यंत्र कैसे बनाएं तथा बनाने के नियम क्या होते हैं? नवग्रह यंत्रों में 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभ व 3 क्षैतिज स्तंभ होते हैं, जिससे 3x3 अर्थात 9 वर्गाकार छोटे कक्षों की एक आव्यूह या मैट्रिक्स बन जाती है। इस वर्गाकार संरचना में बाहर के 8 छोटे सेल्स में 8 दिशाओं के रक्षक तथा केंद्र में एक मुख्य देवता, कुल 9 वर्ग होते हैं। जैसे सूर्य यंत्र में सूर्य की राशि सिंह का 5 अंक केंद्र में होता है, जिसके देवता खुद सूर्य भगवान है। एक एग्जाम्पल हम आपको ध्यान दे रहे हैं। अब हम आपको चंद्र यंत्र, क्योंकि यहाँ 2 यंत्र का वर्णन बताना है, तो चंद्र यंत्र के बारे में बता। शुक्ल पंचमी से कृष्ण पंचमी के बीच सोमवार के दिन प्रातः काल जागकर स्नानादि के पश्चात यंत्र को सामने रखकर 11 या 21 बार चंद्र के बीज मंत्र
ओम श्राम श्रीम श्रौम सु सह चंद्राय नमः या चंद्राय स्वाहा का जाप करें। चंद्र यंत्र पर गंगा जल छिड़कें। चंद्रदेव से उत्पन्न उत्तम फल प्राप्ति की कामना करते हुए सुनिश्चित किए गए स्थान पर यंत्र को स्थापित कर दें। चाहे तो चंद्र यंत्र को बटुए और गले में भी धारण कर सकते हैं। चंद्र यंत्र की विधिवत पूजा कर स्थापना करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है। डिप्रेशन, तनाव, मानसिक बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। यह माता से आपके संबंधों को सुधारता है। कमजोर चंद्र के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, फेफड़े और श्वसन संबंधी रोग होते हैं। चंद्र यंत्र धारण करके इन रोगों से बचा जा सकता है। चंद्र यंत्र समुद्र पारीय देशों से व्यापार करने वालों को लाभ देता है। जो विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई या जॉब का सपना देखते हैं, उन्हें भी यह जरूर धारण करना चाहिए। यह कलात्मकता में वृद्धि कराता है। रचनात्मक कार्य करने वालों को इसकी पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए यह अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि उनका लग्न ही चंद्र है। अब ये देखने में कैसे होता है? पहली बात तो चंद्र यंत्र का बीजांक 18 है, अर्थात इसको आप डायगोनली जोड़ें, हॉरिजॉन्टली जोड़ें या वर्टिकल, सभी जगह इसका योग 18 ही आएगा। जैसे 7 2 9 9 18, 7 6 13 5 18। तो ये चंद्र यंत्र की खासियत है कि इसका बीजांक 18 है। चाहे जिधर से जोड़ें, योग 18 ही आना है। और इस यंत्र में जो अंक क्रम से लिखे होते हैं, पहली जो रो है 7 2 9, फिर 8 6 4, तीसरी रो में 3 10 5। मंत्र हम पहले ही बता चुके हैं। जब ये यंत्र धारण करें या इसको शुद्ध करें, तब इन मंत्रों का जाप करें। ओम श्राम त्रीम त्रों सा चंद्रमशये नमः। दूसरा है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। अब अगला यंत्र है आपका, क्योंकि दो यंत्रों का वर्णन आपको परीक्षा में करना है, तो ये राहु यंत्र को हम बताने जा रहे हैं। राहु यंत्र को स्थापित करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नानादि के बाद इस यंत्र को सामने रखकर 11 या 21 बार राहु के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रों सह राहवे नमः का जाप करें। तत्पश्चात यंत्र पर गंगा जल छिड़कें और राहु महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करें। राहु यंत्र अनुसंधान, गोला बारूद से संबंधित कारोबार में लाभकारी होता है। जिन व्यक्तियों को स्किन संबंधी समस्याएं, मानसिक पीड़ा, स्वप्न में मृत व्यक्तियों का दिखाई देना और मन का दुर्व्यसन की ओर भागना आदि समस्याओं से यह यंत्र निजात दिलाने में सक्षम होता है। दुर्व्यसन की बात करें तो जो लोग शराबी होते हैं, शराबी, कबाबी या व्यसनी, ऐसे लोगों के दुर्व्यसन से मुक्ति अगर पानी है तो राहु जी की उपासना करें। जिन लोगों को मृत व्यक्ति नजर आते हैं, तो उनके लिए भी, स्वप्न में मृत व्यक्ति नजर आते हैं तो उनको भी राहु यंत्र की जरूरत है। और ये स्किन समस्याओं से भी आपको मुक्ति देगा, मानसिक पीड़ा से भी मुक्ति देगा। और जो लोग रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, वो तो राहु ही लेके जाते हैं वहां पे, और इसीलिए राहु की उपासना करते हैं। तो आप रिसर्च, मतलब कभी किसी ने सोचा ना होगा कि राहु यंत्र या राहु महाराज रिसर्च कराते हैं, पीएचडी वही कराते हैं ऐसा, किसी भी फील्ड में। और गोला बारूद, क्योंकि राहु जो है एक ऐसा ग्रह है जो अचानक विस्फोटक कार्य देते हैं, अचानक धन देते हैं, अचानक नुकसान भी देते हैं। तो इसीलिए गोला बारूद जैसी चीजों में भी इनका ये लाभकारी होते हैं। राहु यंत्र का बीज मंत्र है 36 नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो पहली, दूसरी, तीसरी रो में नंबर है 13 8 15 14 12 10 9 16 11। इनको चाहे आप रो में जोड़ें, कॉलम में जोड़ें, डायगोनली जोड़ें, इनका बीजांक 36 आएगा, इनका योग 36 ही आएगा। इस यंत्र को धारण करते वक्त निम्न मंत्रों को आप पढ़ें, जप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रों शाह राहवे नमः, या दूसरा मंत्र आप उपयोग कर ला सकते हैं, ओम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। अब आपके प्रश्न में जो चौथा प्रश्न आया था 2023 में, वो था लाल किताब का उपाय। तो लाल किताब के अनुसार बृहस्पति के उपचार पर प्रकाश डालिए। अब देखिए भाई, ये प्रश्न पत्र का हम सलूशन आपको बता रहे हैं। तो बृहस्पति के जरिए जगह शनि भी आ सकते हैं, शुक्र भी आ सकते हैं, बुध भी, सूर्य, कुछ कोई भी आ सकता है। इसलिए यहाँ तो हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्न पत्र के अनुसार सिर्फ बृहस्पति का बता रहे हैं। आप लोग बाकी के भी पढ़ लीजिएगा।
तो चौथा प्रश्न है, लाल किताब के अनुसार बृहस्पति के उपचार पर प्रकाश डालिए। उत्तर में ग्रहों की विभिन्न भावों में क्या परिस्थिति है, वह शुभ है या अशुभ, इस बात का संक्षिप्त वर्णन बृहस्पति के लिए अब हम बताने जा रहे हैं। बृहस्पति, पहले घर में बृहस्पति को, अब देखिए क्योंकि ये लाल किताब है, लाल किताब में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि उसमें राशियां घूमती नहीं है, भावों में बदलती नहीं है, हमेशा लग्न में मेष राशि लगी हुई। इसका मतलब हर जातक के केस में फिक्स है, चौथे हाउस में चौथी राशि, 10वें हाउस में 10वीं राशि, मतलब जो हाउस वही राशि, फिक्स, सिर्फ ग्रह बदलते। इसलिए यहां सिर्फ ग्रहों का पढ़ेंगे, राशियों से कोई मतलब नहीं, राशियां फिक्स हैं। तो बृहस्पति की बात करें तो पहले घर में, देखिए राशि मेंशन नहीं किया, पहले घर में बृहस्पति को राजगुरु कहा जाता है, दूसरे घर में बृहस्पति को धर्मगुरु और विद्या का मालिक कहा जाता है, तीसरे घर में बृहस्पति को गरजता शेर और खानदान का गुरु कहा जाता है, चौथे घर में बृहस्पति चंद्र देश की राजधानी और बाग बगीचे का मालिक है, पांचवें घर का बृहस्पति इंसानी सिफ्तों, इज्जत आबरू का मालिक मगर गुस्से वाला होता है, छठे घर का बृहस्पति मुफ्त खोर होता है, बस मुफ्त में काम उसका चलाना चाहता है अपना, मगर साधु स्वभाव होता है, मतलब वो ज्यादा ज्यादा उसका डिमांड नहीं है, बहुत छोटी सी डिमांड है, साधु तो बस भोजन मिल जाए बस इसी से खुश खुश हो जाता है, उसको भौतिक सुविधाएं नहीं चाहिए, और इसीलिए मुफ्त खोर होता है, क्योंकि साधु मुफ्त में ही तो खाते हैं, भिक्षा मांग लिए हो गया काम, मुफ्त खोर। तो छठे घर का बृहस्पति मुफ्त खोर मगर साधु स्वभाव होता है, सातवें घर में बृहस्पति गृहस्थी में फंसा साधु, अब है तो साधु, गृहस्थी तो उसको चाहिए नहीं थी पर फंस गया, अब गृहस्थी के कार्य उसे करने पड़ेंगे, और है साधु, विपरीत कार्य, और औलाद से दुखी होता है। आठवें घर का बृहस्पति मुसीबत के वक्त गैवी अर्थात ईश्वरी शक्ति वाला बुजुर्ग, मतलब आठवें घर में जिसका बृहस्पति होगा उसके पास कुछ ना कुछ ईश्वरीय शक्ति होगी, और मुसीबत के वक्त में वो आ जाती है। कब्रिस्तान का साधु होता है, ऐसा साधु जो कब्रिस्तान में भी जाके पूजा पाठ कर सके, तो मतलब ये जबरदस्त शक्तियों वाला व्यक्ति होता है। नौवें घर का बृहस्पति सुनहरी खानदान का होता है, मतलब उसका खानदान बहुत ही अच्छा हो, लेकिन खुद माया जाल का त्यागी साधु है, पर इतना बढ़िया खानदान होने के बाद भी वो त्यागी नेचर का होगा, और उसको ज्यादा मोह माया घर परिवार से लगाव नहीं होगा। दसवां, 10वें घर का बृहस्पति पहाड़ी इलाके और गृहस्थी का कारक है, मतलब ऐसे लोग पहाड़ी इलाका पसंद करते हैं, ज्यादातर वहीं बस जाते हैं, या अगर वहां ना बस पाए कहीं पे भी घर लिया तो बड़ा घर होगा इनका, और घर में अच्छा खासा लान होगा, बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, तो पहाड़ी इलाके और गृहस्थी का कारक होता है। हर चीज के लिए कलपता दरवेश है, मतलब उसको हर चीज चाहिए, सारे सुख चाहिए, उसके लिए परेशान रहता है, तो हर चीज के लिए कलपता और दरवेश भी है, मतलब वो एक बहुत बड़ा यौगिक व्यक्ति है, पर धन इसके पास कम होगा, कम धन का होता है, मतलब चल संपत्ति कम होगी, घर बार बहुत बड़ा होगा। 11वें घर का बृहस्पति खजूर के दरख्त सा अकेला, जैसे खजूर के पेड़ दूर दूर लगे होते हैं समंदर के किनारे अकेले अकेले, और सीधा सपाट होता है, सिर्फ ऊपर ही अकेला गुच्छा एक लगा होता है, मंदा फल देने वाला, इसीलिए फल ये कम देता है। तो 11वें घर का बृहस्पति खजूर के दरख्त सा अकेला मंदा फल देने वाला होता है। 12वें घर का बृहस्पति उत्तम ज्ञानी बनाता है, वैराग्य देता है, बुरे का भी भला करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि वैरागी नेचर होता है, वो सबका भला करता है, और ज्ञानी तो होगा ही। तो अब बृहस्पति का प्रभाव लग्न में पड़ते हैं, तभी तो उसका उपाय बता पाएंगे। तो बृहस्पति का प्रभाव लग्न में लेने के लिए शनि के मंदे कामों से बचना चाहिए। ध्यान दीजिए, बृहस्पति का अगर प्रथम भाव में बैठा है, लग्न में बैठा है, तो उसके शुभ फल लेने के लिए शनि के मंदे कामों से बचना चाहिए और मित्र ग्रहों की मदद लेनी चाहिए। ध्यान दीजिए, शनि के कार्यों से बचना चाहिए, लोहा लक्कड़ के कामों से बचें, तेल के व्यापार से बचें, ये शनि के कार्य हैं, इनसे बचना चाहिए। और अगर इससे भी अच्छा उपाय चाहते हैं तो बृहस्पति के मित्र ग्रहों की मदद लेनी चाहिए। मतलब आप देखें कि बृहस्पति, क्या सूर्य और चंद्रमा
अगर कुंडली में अच्छे हैं तो उनकी मदद आप ले लीजिए, उनके कार्यों को करेंगे, बृहस्पति सपोर्ट कर देंगे, कार्य संपन्न हो जाएगा। अब राहु बृहस्पति को खराब करता है, मन में बुरे ख्यालात पैदा करता है। अगर राहु बृहस्पति के साथ बैठ गए तो, या राहु की दृष्टि पड़ गई। अगर बृहस्पति के साथ बुध है तो ये एक बेशरम लड़की जो बृहस्पति को खराब करे, तो आपकी जिंदगी में ऐसा होगा जरूर, क्योंकि बृहस्पति के साथ बुध है। बृहस्पति एक मतलब वयस्क पुरुष होता है, बड़ा ग्रह है ना। अब बुध एक बहुत ही कम उम्र की लड़की है, बेशर्म लड़की, और वो बृहस्पति को खराब कर दे। शुक्र, अगर शुक्र साथ में है तो नौकरानी स्त्री, मतलब या तो स्त्री नौकरानी के जैसी होगी या नौकरानी ही स्त्री बन जाएगी। इन सभी चीजों से बचने पर बृहस्पति कायम रहता है। अब हमने ये बता दिया कि ऐसी स्थिति आएगी तो आपकी जिंदगी में ये आएगा। अब इन सब चीजों से बचना है यदि, तो आपको मित्र ग्रहों की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी बृहस्पति कायम होगा और आपके शुभ फल प्रदान करेगा, नहीं तो शुभ फल देगा नहीं। तो जो लोग बहुत खुश होते हैं कि लग्न में बृहस्पति है तो शुभ फल मिल जाएगा बिना कुछ करे, ध्यान दीजिए कि ये कहीं ये सब तो नहीं है। बृहस्पति का प्रथम शत्रु बुध है, और बुध के जहर को दूर करता है सूर्य। तो सूर्य की मदद लेकर बुध के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। अभी हमने क्या बताया कि बृहस्पति को सबसे अच्छे मित्र जो लगते हैं वो सूर्य, उनके राजा लगते हैं, और उनकी रानी चंद्र। इसलिए सूर्य और चंद्र के आप सहयोग ले सकते हैं। तो सूर्य की मदद लेकर बुध के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। तो वो जो लड़की का प्रभाव आ रहा है बृहस्पति के ऊपर, उनकी जिंदगी में कोई ऐसा अनिष्ट समय आएगा, उससे वो बच सकते हैं। अब बृहस्पति यदि दूसरे घर में है तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरा घर शुक्र का होता है, लेकिन लाल किताब के अनुसार इसको शुक्र की जमीन कहा गया है, ना कि घर कहा गया। मतलब जमीन शुक्र की, घर किसी और। तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरा घर शुक्र का है, लेकिन लाल किताब के अनुसार इसको शुक्र की जमीन कहा गया है, जिस पर बृहस्पति देव ने अपना मकान बनाया है। क्योंकि शुक्र बृहस्पति देव खुद वहां आके बैठ गए तो अपना मकान बनाया। शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों ही एक दूसरे को दबाएंगे। इन दोनों ग्रहों की युति जिस घर में होगी उस घर से ताल्लुक रखने वाली वस्तुओं की हानि होगी, क्योंकि जमीन तो शुक्र का घर बना है बृहस्पति का, तो तालमेल बैठेगा नहीं, हानि होगी, और दोनों ही एक दूसरे का नुकसान करेंगे। कुल मिला के जिंदगी नारकी हो जाएगी। अब क्या करें? गुरु घर नंबर 2 होने पर व्यक्ति यदि सोने का व्यापार करेगा तो जर जोरू व जमीन तीनों पक्षों से हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बृहस्पति का प्रिय धातु सोने का व्यापार किया। अब शुक्र क्या कहेगा? अच्छा, देखते हैं कैसे कर लेते हो, जमीन तो मेरी ही है, चलने नहीं देंगे, और इसीलिए तीनों पक्ष में हानि हो जाएगी, जर जोरू जमीन सब चला जाए। गुरु घर नंबर 2 में हो तो मंदिर घर में स्थापित ना करें, वरना शुक्र। अब अगर ये भी समस्या है कि गुरु घर नंबर 2 में है और आपने गुरु को खुश करने के लिए मंदिर को घर में स्थापित कर लिया, तो अब शुक्र, वरना शुक्र दब जाएगा, शुक्र कमजोर हो जाएगा और स्त्री बीमार हो जाएगी, और शुक्र से संबंधित बीमारी होगी, अर्थात प्राइवेट पार्ट्स की बीमारी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए मंदिर ना स्थापित कर। अब अगर गुरु को खुश करेंगे तो शुक्र दब जाएगा। तो शुक्र स्थापित हो तो खेती बाड़ी करना और घर आए मेहमान का आदर करना लाभप्रद। ठीक है, तो शुक्र स्थापित हो तो खेती बाड़ी करना और घर आए मेहमान का आदर करना लाभदायक, ये एक उपाय है। ठीक, कुंडली के घर नंबर 6, 8, 12 और 2 में पाप ग्रह हो तो मंदिर जाना मना। देखिए बृहस्पति द्वितीय भाव ग्रह, और 6, 8, 12 और 2 में पाप ग्रह, खुद बृहस्पति के साथ भी पाप ग्रह बैठ सकता है, या 6, 8, 12 में हो तो मंदिर आप ना जाएं, तो मंदिर जाना मना है। दूसरे घर के बृहस्पति को जगत गुरु भी कहा गया है। स्त्री की कुंडली में दूसरा घर ससुराल का माना जाता है। यहाँ बृहस्पति शिक्षा तथा विद्या का कारक दिया। तो देख लीजिए कि कुछ अच्छी चीजें भी है कि दूसरे घर के बृहस्पति को जगत गुरु कहा जाता है, इसलिए आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे और दूसरे के लिए आप ज्यादा सुख है। स्त्री की कुंडली में दूसरा घर ससुराल का माना जाता है, तो अगर बृहस्पति जिनका दूसरे स्त्रियों की कुंडली में
द्वितीय हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब ससुराल में तो भाई उनको मान सम्मान और धन संपत्ति कोई कमी नहीं, ससुराल उनका बहुत संपन्न मिलेगा। यहाँ बृहस्पति शिक्षा तथा विद्या का कारक है, तो ससुराल में जाके या ससुराल के कारण आपको शिक्षा तथा विद्या में भी सफलता मिलेगी। सरकार के काम या गेहूं के काम मिट्टी का फल देंगे, मतलब ये सारे काम। गेहूं का कलर थोड़ा सा हल्का पीला होता है, पुखराज के कलर से मिलता जुलता है, और बृहस्पति का भी कलर यही है। इसलिए सरकार के काम, क्योंकि बृहस्पति आपको हमेशा सरकारी नौकरी देता है, तो इसलिए सरकार के काम, गेहूं के काम, और मिट्टी का रंग भी बृहस्पति के कलर की जैसा होता है, इसलिए मिट्टी के कार्य में आपको फल, शुभ फल देगा। उपाय क्या करें, क्योंकि वहां पे शुक्र पीड़ित हो जाता है बृहस्पति का उपाय करने में, तो चने की पीली दाल मंदिर में दान करें, सांप को दूध पिलाएं। अब भाई एक मुश्किल काम है, तो मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में। अब वहां पे आप शिव मंदिर में हमेशा शिवलिंग पे सर्प होते हैं, दूध पिला के आए। आसान। असली सांप की बात हम यहाँ नहीं कर रहे। अतिथियों का आदर सत्कार करें, दूसरों का सम्मान करने से जातक की अपनी उन्नति हो। तो याद रखिए, जिन लोगों का बृहस्पति द्वितीय हाउस में है, वो अतिथियों का जितना आदर सत्कार करेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, फल आपको मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी। बृहस्पति तीसरे घर में जिन लोगों की कुंडली में है, इसमें हमने एक कुंडली भी लगा दी है, और इसमें हम शुरू में ये एक चीज बता दें, यहाँ पे कुंडली में अभी जो शुरू में बताया था कि लाल किताब में सदैव लग्न में मेष लग्न लगी रहती है। ठीक है, लग्न में प्रथम राशि ही हमेशा होती है, तो सारी राशियां फिर अपने अनुसार फिक्स हो गई। एक नंबर का मतलब सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर भाव में उसी की राशि, 12वें भाव में 12वीं राशि, ऐसा हो गया। तो लाल किताब में राशियां फिक्स हैं, इसलिए राशियों का वर्णन कहीं नहीं आएगा, सिर्फ ग्रहों का आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मेष लग्न, सदैव मेष लग्न फिक्स है प्रथम हाउस में, फर्स्ट पहले भाव में, और सिर्फ ग्रह दर्शित किए गए यहाँ पे। तो तीसरे घर के बृहस्पति को गरजता शेर कहा गया है। देखिए यहाँ पे तीसरे घर में है बृहस्पति, ये गरजता शेर कहा गया है। और एक कार्य और भी करता है, ये पैतृक संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति का रखवाला होता है ये व्यक्ति। बस एक कमी होती है कि ये अपनी नहीं बढ़ा पाता, और पैतृक संपत्ति को ये बढ़ा सकता है, बहुत बढ़ा सकता है। तो तीसरे घर के बृहस्पति को गरजता शेर कहा गया है। बहन भाइयों से संबंध अच्छे रखने पर जातक के लिए शुभ है। ऐसे लोग अगर बहन भाइयों से संबंध अच्छा रखेंगे, तो हमेशा शुभ फल मिलेगा उनको। विशेषकर मंगल शुभ हो और घर नंबर 2 भी शुभ हो, मतलब उनकी कुंडली में अगर मंगल शुभ हो और घर नंबर 2 भी शुभ हो, तो बहन भाई हमेशा मददगार रहेंगे। व्यक्ति की 26 साल की उम्र से उसकी दौलत बढ़नी शुरू हो जाती है। तो 26 साल तक तो पढ़ाई लिखाई का ही वक्त होता है, और उसके तत्काल बाद से वो उसकी अपनी पर्सनल दौलत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अब इस कुंडली में आप देख सकते हैं तीसरे घर में गुरु हैं, साथ में मंगल यहाँ पे राहु के साथ बद हो गया है। यहाँ मंगल के कमजोर होने के कारण भाई बहनों से संबंधों में थोड़ा सा तनाव आएगा। बस आपको उपचार क्या करना है, उपचार बस यही करना है कि उनसे कितना भी बीच में वैमनस्य आए, संबंध बनाए रखना। क्योंकि राहु ना भ्रम पैदा करता है, सच में ऐसा होता नहीं है। आप उसमें भ्रम में फंस गए तो वो सच में घटित हो जाएगा। भ्रम में मत फंसिए, और आप बोलते रहिए, किसी काम को बंद मत करिए, संबंधों को बिल्कुल तोड़िए मत। तो बहन भाई हमेशा मददगार रहेंगे। व्यक्ति की 26 साल की उम्र से उसकी दौलत बढ़नी शुरू हो जाएगी। बृहस्पति तीसरे के समय यदि शनि घर नंबर 9 में हो, तो जातक की उम्र और धन में बरकत होती है, मतलब उम्र भी बहुत होगी और धन भी लगातार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। इस कुंडली में ये भी देखने को मिल रहा है, गुरु और शनि एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु तीसरे में है, शनि 9 में है। जैसा कि यहाँ नियम लिखा है कि बृहस्पति तीसरे के समय यदि शनि 9 में हो, तो जातक की उम्र और धन में बरकत हो।
बृहस्पति तीसरे के समय यदि चंद्रमा घर नंबर 12 में हो तो व्यक्ति अपनी खुशामद से खुश हो जो उसकी बर्बादी का कारण बने। इसलिए खुशामदी वाले लोगों से बचें। तो ये एक उपाय बताया। देखिए, अब इस कुंडली में ये भी नजर आ रहा है, गुरु तीसरे में है, चंद्र 12वें में है, तो इनकी जिंदगी में अक्सर खुशामद वाले लोग जरूर आएंगे, क्योंकि ये कार्य ऐसे करेंगे कि लोग इनके पास जरूर आएंगे और वो इनसे फायदा लेने के लिए इनकी खुशामद करेंगे। पर अगर ये खुशामद से खुश हो गए तो इनका नुकसान है, इसमें इसलिए आर्थिक नुकसान। इसलिए खुशामदी वाले लोगों से दूर रहें। और जैसे कहते हैं ना, जो हाथ में शीर्ष रेखा होती है जिसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं, अगर ये चंद्र क्षेत्र की तरफ मुड़ जाती तो ऐसे लोग भावुक बहुत होते, भावनात्मक होते हैं। किसी ने कुछ चार शब्द अच्छे बोले और आप भावना में बह के अपनी चीज दे दी, वो कार्य नहीं करना। मस्तिष्क रेखा जिनकी सीधी होती बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, यहां पे वही करना है, आपको व्यवहारिक रहना है। तो खुशामदीद लोगों से बचें। बृहस्पति घर नंबर 3 के समय यदि शनि घर नंबर 4 में हो और बुध भी मंदा हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर खुद अमीर बने, और इसका असर जातक के मामा पर भी पड़ता है और औलाद पर भी पड़ता है। तो जिनका बृहस्पति तीसरे में है, शनि चौथे में है और बुध मंदा है, मंदा मतलब या तो नीच का है या तो शत्रु के साथ बैठा हुआ है। नीचे इन द सेंस ऐसे भाव में बैठा है जहां बरहमी भाव को हम कहेंगे, क्योंकि 12वां भाव 12वीं राशि, तो वहां पे बुध मंदा हो गया। तो शनि चौथे में आ गए और शुक्र चंद्रमा चले गए 12वें। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर खुद अमीर बनने पे विश्वास करता है और इसका असर मामा पे भी पड़ेगा। मतलब मामा भी लूट खसोट में शामिल हो जाएंगे और उसका भुगतान भी करेंगे। मतलब फिर जब डंडा चलेगा उनको फल भी मिलेगा, उस व्यक्ति को तो मिलेगा, उनके मामा को भी मिलेगा, और साथ ही औलाद भी इससे पीड़ित होगा। मतलब बाप के बुरे कर्मों का फल औलाद पे आएगा, वो भी दंड का भागी होगा। बृहस्पति 3 के समय यदि कुंडली में मंगल बद हो तो ऐसा इंसान गप्पी या बकवासी स्वभाव, और उसकी इस आदत का असर उसकी औलाद पर भी पड़ता है। तो बृहस्पति तीसरे में है और मंगल बद है। बद का मतलब खराब हो गया, नीच का हो गया। नीच का कब होता मंगल? 10वें हाउस में बैठ जाए तो हो जाएगा, या शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए तो हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति गप ज्यादा मारता है, काम कम करता है, बकवास बहुत करता है। तीसरे घर के बृहस्पति को और अच्छा करने के लिए दुर्गा पाठ या छोटी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। तो ये तो एक ऐसा उपाय है कि आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। तीसरे घर का बृहस्पति है और आप अच्छा करना चाहते हैं, दुर्गा पाठ करें। और उससे भी अच्छा, नवरात्र के टाइम में अष्टमी या नवमी के दिन लोग कन्या को खिलाते हैं, तो बस उसमें शामिल होइए, कन्याओं को खिलाइए, उनके चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे ज्यादा शुभ फल आपको कोई नहीं देगा। बृहस्पति 3 के समय यदि 5वें घर में बृहस्पति के मित्र ग्रह हो तो औलाद के जन्म से उस जातक का भाग्य रहता है। तो बृहस्पति 3 का है और 5वें घर में बृहस्पति का मित्र ग्रह बैठा हो तो भाग्योदय हो जाएगा। जैसे यहाँ गुरु है और तीसरे में मंगल है, तो भाग्योदय कारक। कब? जैसे ही संतान का जन्म होगा, भाग्योदय उसी दिन से शुरू। राहु के प्रभाव के कारण थोड़ा सा मलिन होगा, लेकिन रुकेगा नहीं, आपका भाग्योदय होगा। तीसरे घर में यदि बृहस्पति अकेला हो तो गले में सोना डालकर पहले घर में जाए। भाई, तीसरे में गुरु है तो आपके लिए सोना बहुत शुभ है, गले में डाल के पहले घर में जाएं। मतलब जैसे घर में तो आप रोज ही आते जाते हैं, पर जब भी कभी कोई नए घर में जाने का अवसर मिले तो आप पहले प्रवेश करें, साथ में गले में सोने की माला जरूर करें। सोने की माला आप अगर हमेशा पहने रहें गले में तो ये और भी अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आप
हर दिन कामकाज करके वापस घर जरूर लौटते हैं, तो आप पहले घर में प्रवेश करें। यदि पूरे परिवार के साथ हैं तो दरवाजा खोलें, आप ही पहले प्रवेश करें, तो आपको ये फल हमेशा अच्छा मिलता रहेगा। बृहस्पति और मंगल की यदि युति है तीसरे भाव में, यह युति इंसान को अपने बुजुर्गों की ओर से धन दिलाती है जिसकी वह हिफाजत करता है। तो बुजुर्गों से, आपके जो बुजुर्ग हैं उनसे आपको धन जरूर मिलेगा और आप उसकी हिफाजत भी करेंगे, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं कर पाता है। जब तक बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा, सिर्फ हिफाजत करेगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। यदि नहीं होगा तो ग्रह फल भी नहीं देंगे, और इसलिए धार्मिक बनना जरूरी है। तो धार्मिक स्वभाव का होता है, और किसी कारण, किसी दृष्टि के कारण आप धार्मिक के नहीं हैं, तो जो आपको बुजुर्गों से धन का मिलना था वो रुक सकता है। तो कोशिश करें आप कि आप थोड़ा धार्मिक बने, धर्म कर्म की बात करें। बृहस्पति प्लस केतु, अगर तृतीय में बृहस्पति है, साथ में केतु भी है, या केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु बृहस्पति का चेला है। इसलिए तीसरे घर में इनकी युति कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। मतलब लोग डर जाते हैं देखते ही कि अरे केतु भगवान बैठ गए बृहस्पति के साथ, तो अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। बृहस्पति अपने सारे सुफल देंगे, केतु कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, क्योंकि केतु अपने गुरु के साथ बैठे हैं। केतु तो बृहस्पति के चेला है ना, जो गुरु करेंगे उसको वो फॉलो करेंगे, बल्कि उसका समर्थन करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि बृहस्पति केतु की जो युति होती है वो बहुत शुभ होती है। आप जो कार्य करेंगे उसमें केतु का भी आशीर्वाद होगा, केतु का समर्थन होगा। और सिर्फ यही नहीं कि साथ में बैठे, इस कुंडली में आप देख सकते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि केतु पे पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भी केतु अपने शुभ फल देने लगते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ते ही केतु ये मानते हैं कि ये मेरे गुरु का ऑर्डर है, और इसीलिए वो उस कार्य को रोकते नहीं है, तुरंत साइन कर देते हैं, कार्य कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि, जिनका गुरु तीसरे भाव में है, केतु 11वें में है, अब केतु 11वें में है तो धन का मालिक हो गया, लेकिन केतु धन को रोकेगा, व्यवधान डालेगा। पर यदि ये जातक पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाए, या धर्म कर्म का काम शुरू कर दे, तो वही केतु जो धन को रोक रहे हैं वो धन की नदियां बहा देंगे, और आपका जितना उन्होंने धन रोका है वो सब आपको वापस दे देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बृहस्पति यदि चौथे घर में है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चौथे घर में कर्क राशि पड़ती है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, जो बृहस्पति का मित्र है, और चौथे घर में बृहस्पति उच्च का माना जाता है। यदि बृहस्पति यहां शुभ होगा तो जातक जमीन जायदाद का मालिक होगा। लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के पांव पकड़ती है, मतलब अपार धन संपत्ति होगी। जातक को स्त्री औलाद और माता पिता का पूर्ण सुख मिलता है। असल में हुआ क्या कि चौथा हाउस सुख हाउस है, माता का हाउस है, धन संपत्ति का हाउस है, और चौथे हाउस में बृहस्पति बैठ के उच्च के हो गए। मतलब वो हाउस तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। अब इससे ज्यादा क्या पावरफुल होगा। तो ऐसी स्थिति में अब आपको, मतलब सर्वोत्कृष्ट वाला सुख मिलेगा, सबसे ऊंचा वाला, सबसे बड़ा धन मिलेगा, और हर तरीके के सुख मिलेंगे। अब यहाँ पे हम शॉर्ट में ऊपर की सारी जितने हमने बताए, या आगे के भावों में जहां जहां बृहस्पति बैठेंगे वहां जो समस्याएं आएंगी उनके उपाय एक साथ बता दे रहे हैं। बृहस्पति अशुभ होने से कष्ट क्या होता है। औलाद, पुत्र ना, जातक की मान प्रतिष्ठा में कमी हो जाएगी, शत्रुओं का हमेशा भय आपको रहेगा, और दिमाग रूप से, मानसिक रूप से आप परेशान भी। उपाय क्या है। दूसरे, पांचवें, नवें, 11वें और 12वें घर में पड़े बुध, शुक्र या राहु का उपाय करें। ध्यान दे रहे हैं, कहीं इन ग्रहों में, इन हाउसेस में, दूसरे, पांचवें, नवें, 11वें और 12वें घर में बुध, शुक्र या राहु तो नहीं है। यदि है तो उनका उपाय करें, बृहस्पति का नहीं। धर्म के नाम पर मांगने वाला दरवेश या कुत्ता बनने की कोशिश ना करें। ऐसा कार्य कभी ना करें कि मंदिर के नाम पे से किसी से आप धन लेके आए और अपने लिए उपयोग कर लें, है ना।
आप कहें कि हमें रामायण करानी है, समाज के लिए हवन यज्ञ कराना है, और आप पर्ची काटने लगे समर्थन के लिए, सहयोग के लिए, ये कार्य आप ना करें। तो धर्म के नाम पर मांगने वाला दरवेश बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, आपके लिए शुभ नहीं होगा। ईमानदार और परोपकारी बने, ये आपके लिए बहुत शुभ। ईमानदार और परोपकारी बने। तो यहाँ पे हमने एक साथ ही ये बता दिया कि बृहस्पति का उपाय शॉर्ट में, सारे भाव में ये स्थिति बनी हो तो आप उपाय कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आपका ग्रहोपचार छठा पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब तक हमने सारे पेपर डाल दिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।